हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अमित वर्मा एवी सर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। नीट 2021 का सफर होगा अब और भी आसान, और मोशन एजुकेशन आपके लिए प्यारे बच्चों लेकर आ रहे हैं महा रिवीजन कोर्स। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये एक टीम एफर्ट है। स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आए, और अगर आप वास्तव में क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको डिस्कस कराया जा रहा है, वो आपके प्रीवियस ईयर के रियल कंपटीशन की फील आपको दिलाने वाले हैं। इसलिए मेरा बस आपसे इतना कहना है, लगे रहिए, पूरे लेक्चर को आखिरी तक देखें, है ना। और सारे चैप्टर्स प्यारे बच्चों कनेक्टेड हैं। जैसे मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स में एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, सारे चैप्टर, फिर डब्ल्यूपी, फिर कॉम, फिर रोटेशन। जब आपका रोटेशन तक खत्म होगा तो विश्वास कीजिए आपको कहीं ना कहीं इसमें अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की प्रक्रिया। आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है, और आपके सामने आ रहा है पहला सवाल प्यारे बच्चों अब। हाँ जी, यस, दिस इज द क्वेश्चन। देखो भाई, बेसिक सा सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? सर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है व्हेन द बोब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम स्विंग्स, ओके, देन द वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है टेंशन का वर्क डन कैलकुलेट करो। वैसे ही दिमाग में सवाल आता है, वाह, इसका तो देखते ही क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, है ना। लाई प्यारे बच्चों, फिर भी एक बार अच्छे से समझते हैं कि आप सभी जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट डी एस होता है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है। ये वर्क डन की प्यारे बच्चों बेसिक डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन से डरना नहीं होता, है ना। अगर आप फिर भी चाहें इस फॉर्मूले से बचना चाहें तो आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कि दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सिंपली बेटे एफ डॉट डी एस। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है ना सबको? यस सर। और ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी सर? ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके चलो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एफ डी एस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। सब बच्चे जानते हैं ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। बेटा अगर ये फोर्स और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है डी एस, तो इसके बीच का एंगल ये कितना होता है? थीटा। क्लियर है? कितना एंगल होता है? थीटा। तो आप सभी जानते हैं कि अगर थीटा 90 हो गया है तो थीटा 90, तो कॉस 90 कितना? 0। कॉस 90 0, तो वर्क डन कितना होगा बेटे? 0 होगा। कैसा बच्चों को क्लियर है? इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 0। आइए जरा एक बार और देखें, क्या ये बॉब है? क्या इस पर ये टेंशन लग रही है? ये इसका डिस्प्लेसमेंट है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसलिए इसका वर्क डन 0 आ जाएगा। अगर कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो वर्क डन निगेटिव होता है, और अगर थीटा बेटे लेस देन 90 हो तो प्यारे बच्चों वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आज बहुत सारे सवाल हम इसके ऊपर प्यारे बच्चों करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा डिस्कस करते हैं अगला सवाल। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई अगले सवाल के अंदर? आपसे कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन व्हिच इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, देन द वर्क डन बाय द फोर्स पूछ रहा है। तो बेटे वैसे तो सिंपल सा सवाल है वर्क डन का, आप सभी जानते हैं। जब वर्क डन आपको आईजे के फॉर्म में दिया हो, किस में दिया हो? आईजे के फॉर्म में दिया हो, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे सर, दैट वर्क डन इज एफ एक्स डेल्टा एक्स, हाँ बेटे एफ वाई डेल्टा वाई प्लस एफ जेड डेल्टा जेड होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? फोर्स कांस्टेंट हो तो, और अगर वेरिएबल हो तो सर वेरिएबल हो तो इस केस में एफ एक्स के साथ डी एक्स, बेटे एफ वाई के साथ डी वाई, और एफ जेड के साथ क्या आ जाता है? डी जेड आ जाता है। ये हमें ध्यान रखने हैं दोनों फार्मूले। ये एप्लीकेबल तब है जब फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। ये तब है जब फोर्स क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए ध्यान दें सब लोग। अब मुझसे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ओके, सो दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर दैट इज इक्वल्स टू, हाँ जी बेटे ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा मेरे पास 4 - 2 के साथ आई कैप, हाँ जी बेटे, प्लस 3 - 3 के साथ जे कैप, और +2 - 1 के साथ के कैप। दिस कम्स आउट टू बी 2i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। क्लियर है भाई? यस सर। क्या आ गया है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है। अब बेटे फोर्स वेक्टर चाहिए, है ना। जब मैं फोर्स के वेक्टर की बात करता हूं तो आपको तो केवल मैग्नीट्यूड दिया है 30 न्यूटन। ध्यान देना भाई, ये बड़ा कमाल का सवाल है। ओके, और क्या डायरेक्शन ये दी है? ये डायरेक्शन है। तो बेटे जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो और वेक्टर निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना होता है, यस, दैट फोर्स वेक्टर इज मोड को इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। एफ कैप क्या है सर? ये एफ कैप देता है डायरेक्शन को। ओके, और सब बच्चे जानते हैं ये होता है डायरेक्शन का मतलब होता है, एफ कैप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स
मैग्नीट्यूड। क्लियर है बेटे? तो यहाँ से इस खोपचे में अगर मैं लिखूं, ये डायरेक्शन है मेरे पास आई कैप जे कैप प्लस के कैप की, तो ये आ गया सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यस, डिवाइडेड बाई √3। क्लियर है भाई? बस हो गया अपना काम। तो यहाँ पे बेटे इस एफ की वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। एफ कितना है सर? ये है 30, और बेटे इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3। कैसा बच्चों को क्लियर है? बस बेटे हो गया है मेरा काम। अब ध्यान से देखें सब लोग, इस फोर्स वेक्टर को अगर मैं, हाँ जी, इस फोर्स वेक्टर को अगर मैं यहाँ थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिखूं, तो क्या दिस फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 30/√3 आई कैप प्लस 30/√3 जे कैप प्लस 30/√3 के कैप। क्लियर है? तो जी हो गया काम। व्हाट इज दिस सर? दिस इज एफ एक्स। ये क्या है सर? ये एफ एक्स है बेटे। ये क्या है सर? ये एफ वाई है। और ये क्या है सर? ये एफ जेड है। बस हो गया काम। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आ गया है। क्या यहाँ पे पुट कर देंगे? यस सर। जैसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे बेटे, तो इस इक्वेशन में पुट करके आई विल गेट दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू, यस, 30/√3 इंटू डेल्टा एक्स क्या है सर? डेल्टा एक्स इज 2। दिख रहा है सब बच्चों को? दिस इज डेल्टा एक्स। क्लियर है भाई? तो यहाँ से दिस इंटू 2 कर देंगे। हाँ बेटा जी। फिर इसके बाद बात करेंगे यहाँ से, और ये क्या है भाई सर? ये डेल्टा वाई है। तो ये आ जाएगा सर 30/√3 इंटू 0, और बेटे ये आ जाएगा 30/√3 इंटू के बोले तो 1। ओके, बस इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके व्हाट आई गेट द फाइनल आंसर, दैट इज 60/√3 प्लस 30/√3, यानी कि इट इज 90/√3। कितना जाएगा भाई? 90/√3। और बेटे क्या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं? तो ये आ जाएगा 30√3। तो कितना जाएगा? 30√3 इज द आंसर। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। वाह जी वाह, देखो भाई ये क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक वेरिएबल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? वेरिएबल का। अगर आप ध्यान से देखें, फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। नीट भी कई सालों से इनके ऊपर सवाल पूछ रहा है, इसलिए प्लीज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस पर आप लोग अब क्या करेंगे? फोकस करेंगे। हाँ बेटे, तो एफ बराबर के एक्स स्क्वायर है प्यारे बच्चों, और कितना एंगल पर लग रहा है? 60 डिग्री पर। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो आपसे वर्क डन पूछ रहा है कहाँ से कहाँ ले जाने में? x1 से x2 ले जाने में। प्यारे बच्चों जब भी कभी वर्क डन लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था, वर्क डन में कुछ बच्चे एफ एस कॉस थीटा यूज करते हैं, है ना? ये तब लगता है जबकि फोर्स कांस्टेंट होता है और थीटा भी कांस्टेंट होता है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, और फोर्स भी कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर कभी फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स क्या हो बेटे? वेरिएबल। जैसे मान लीजिए फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा हो? एक्स स्क्वायर पे। फोर्स डिपेंड कर रहा हो टाइम पर। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, बल्कि क्या करते हैं? वी ऑलवेज यूज इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। रिमेंबर। तो बेटे ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला कौन से वाला? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? जबकि फोर्स क्या है? वेरिएबल है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब बेटे ध्यान दो, फोर्स एफ के एक्स स्क्वायर है, कितने डिग्री पर एक्ट कर रहा है? 60 डिग्री पर। ओके, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, यस, एफ डी एक्स कॉस थीटा। चलो भाई, तो यहाँ से सर जी मेरे पास जो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्या इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स? हाँ बेटे ध्यान दो, क्या दिस इज द फोर्स? यस सर। कितना बेटे? दिस इज के एक्स स्क्वायर एंड इट इज एक्टिंग एन एंगल ऑफ कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो बेटा सबसे पहला काम, यस, इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है बेटे। कॉस 60 लिख देना है, बात बल्ले बल्ले हो गई। हाँ जी, के एक्स स्क्वायर बेटे कॉस 60 कितना होता है? 1/2। और कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है? x1 से x2 तक। लो जी बाबूजी, x1 से x2 तक क्या ले लेंगे? इसकी लिमिट ले लेंगे। तो क्या ये सॉल्व करके आ जाएगा? के, हाँ बेटे, x³/3 इंटू 1/2 x1 से x2। तो यह आ जाएगा, यस, के x³/6
x1 से लेकर के कहाँ तक, x2 तक। क्लियर है? जब आप लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? सर इसका आंसर आ जाएगा kx³ 2, है ना भाई, -x1³ इज दैट क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बेटे सी ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखना है, फोर्स क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट फोर्स के तो बहुत सारे सवाल आपने वैसे भी किए हैं, अब मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा तो वेरिएबल के खूब सारे सवाल करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए करते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है भाई। यस, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से और क्वेश्चन को मुझसे पहले सॉल्व कर दीजिए। क्या फोर्स वाई के साथ बदल रहा है? यस सर। ओके, हाँ बेटे। एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन वेयर एफ इज इन द न्यूटन एंड वाई इन द मीटर, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव। वेरी गुड। वाई एक्सिस के अलोंग हमें इसको क्या करना है? मूव करना है 0 से 1 तक। तो पहली बात तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताइए एफ कांस्टेंट है या एफ वेरिएबल है? सर एफ जो है, दैट एफ इज व्हाट सर? दैट एफ इज वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब जरा सोचो, वेरिएबल है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या, हाँ भाई, एफ एस कॉस थीटा लगेगा या इंटीग्रल एफ डॉट डी एस लगेगा? सर ये वाला लगेगा क्योंकि ये वेरिएबल है। बस अब करते हैं सॉल्व। जरा बताओ बेटे फटाफट से, क्या आपको फोर्स की वैल्यू दी है 20 + 10y? यस सर। क्या ये एक वेरिएबल फोर्स है? यस सर। तो क्या वर्क डन के लिए जब मैं लिखूंगा, क्यों इंटीग्रल एफ डी वाई लिखूंगा बेटे? क्या लिखूंगा? एफ डी वाई। और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, चूंकि वाई एक्सिस में ही फोर्स है और वाई एक्सिस में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री हो गई? 0 डिग्री हो गई। तो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, हाँ बेटे, जब मैं इसका वर्क डन लिखने वाला हूं तो दैट वर्क डन इज इंटीग्रल, यस, क्या 20 + 10y के साथ, हाँ बेटे, dy। और y कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके कहाँ तक? 1 तक। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलो बेटे करते हैं अगला सवाल, एक और सवाल इसके जैसा, ताकि आपका एक पर्टिकुलर कंसेप्ट बढ़िया हो जाए और इस पे जो पेपर में सवाल पूछे गए उस पर भी काम चला जाए। देखो भाई, ये फिर एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों। अब देखते ही समझ में आ रहा होगा। यस सर, अब तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। क्या ये फिर एक वेरिएबल फोर्स है? यस सर। जो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या एक्स पे डिपेंड कर रहा है? वाओ, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बाय लेंथ एल। तो आपको कहाँ तक खींचना है? उसको एल तक खींचना है। कहाँ तक खींचना है? एल तक। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं इस बार? बिल्कुल लिख दीजिए सर, डायरेक्ट लिख दीजिए। कैसे? सो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी एक्स। ओके बेटा, चलो मेरे बच्चों, यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई? सर एफ की वैल्यू को लिख सकता हूं ए एक्स प्लस, हाँ बेटे, क्या बी एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स। ओके, कॉस 0 एक ही डायरेक्शन है। चलो जी फटाफट से इंटीग्रेट कर देते हैं। ax²/2 तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटे bx³/3। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर? 0 से एल तक और 0 से एल तक। तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा AL²/2 प्लस BL³/3। इज दैट क्लियर? तो है कोई ऑप्शन मार्केट में? देखो भाई, कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या सर? ऑप्शन ए दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब तो प्रैक्टिस हो गई ना आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी। क्या हमने जितने क्वेश्चन किए सब में एक ही बात थी कि जब भी कभी फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे डिपेंड करता है, तो आप सीधे सीधे इंटीग्रेशन यूज करके काम चला सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए करते हैं अगला सवाल। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और अक्सर आप देखेंगे तो ये वाला सवाल पूछा ही जाता है। जरा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे स्प्रिंग का जिक्र आ रहा है? यस सर। दो स्प्रिंग है सर, एक स्प्रिंग है पी और बेटे एक स्प्रिंग क्या है? क्यू। ओके, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है के पी, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है प्यारे बच्चों के क्यू। क्लियर है? अब सवाल ये है कि दे आर स्ट्रेस्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट। क्लियर है? सेम अमाउंट का मतलब होता है सेम एक्स। ओके, यहां पे बेटा मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज केस 1। और सेकंड केस में क्या कह रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड केस में कह रहा है बाई सेम फोर्स। बाई सेम फोर्स का मतलब जितना फोर्स इस पर बेटे उतना ही फोर्स इस पर। तो आपसे कह रहा है कमेंट कीजिए किसके ऊपर? कमेंट करना है वर्क डन के ऊपर। ज्यादा प्यारा सवाल है, सारे कंसेप्ट कवर कर रहा हूं। तो जरा बताओ प्यारे बच्चों, जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है
क्या दैट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर? यस सर। अब सोचो अगर वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर है बेटे और इसमें एक्स कांस्टेंट आ जाए, क्या कांस्टेंट आ जाए सर? इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में अगर क्या कांस्टेंट है एक्स, तो क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। वाओ, यानी कि जिसका के ज्यादा उसका स्प्रिंग कि उस स्प्रिंग का वर्क डन भी ज्यादा। क्लियर है? तो चूंकि के पी बड़ा है किससे? के क्यू से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सर पहले केस में वर्क डन पी का बड़ा होगा किससे? क्यू से। अब ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। अब इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। जब अपन बेटे केस सेकंड की बात करते हैं, तो केस सेकंड में आप ध्यान दें, जो वर्क डन का फॉर्मूला है इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, है ना? कैसे मॉडिफाई करेंगे? that work done is equals to half kx square। और बेटे मैं जानता हूं जो F होता है स्प्रिंग फोर्स में वो kx के बराबर होता है। ओके, F किसके बराबर होता है? kx के। अब सोचो जब F kx के बराबर है तो यहां से जो k की वैल्यू है बेटे वो F बाई एक्स आ जाएगी। अब सोचो अगर k की वैल्यू F बाई एक्स आ गई तो क्या बेटे इसको मैं, जो मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू के इंटू एफ स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर। है ना भाई? ध्यान से समझो, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं हाफ के इंटू बेटे एक्स को लिख सकता हूं एफ अपॉन के। क्लियर है? तो इसको लिख सकता हूं सर एफ स्क्वायर अपॉन के का छम्मा छम्मा, तो यह आ गया बेटे एफ स्क्वायर बाई टू के। वाओ, तो यानी कि सर जो वर्क डन इस केस में है ये एफ स्क्वायर बाई टू के आता है। यानी कि सर जो वर्क डन है क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट आता है। तो आप समझ गए, जब जिस केस में फोर्स सेम होता है ना भाई, ये वो वाली बात कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटे। क्योंकि सेकंड वाले केस में हमने किसको कांस्टेंट रखा है सर? हमने फोर्स को कांस्टेंट रखा है। अगर फोर्स कांस्टेंट है प्यारे बच्चों तो उस सिचुएशन में वर्क डन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जिसका के ज्यादा हाँ भाई, जिसका के ज्यादा क्या उसका वर्क डन कम। तो मैं कह सकता हूं क्या कि सर केस सेकंड के लिए दैट वर्क डन, ये रहा केस टू, दैट वर्क डन ऑफ पी वुड बी लेस देन वर्क डन ऑफ क्यू। क्लियर है बेटे? तो इसका मतलब सर इसके अगर ऑप्शंस की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसके ऑप्शंस में हाँ जी, पहले केस में ये सही है, पी का बड़ा है क्यू का छोटा है, और दूसरे में ये सही है। तो मैं कह सकता हूं सर कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? यस सर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पहले बता दूं, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं, है ना? ये एक अगेन बड़ा प्यारा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, और ये मैं आपको बता दूं कई बार पूछा जा चुका है। देखो बेटा, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ 2 kg, कितने केजी बेटे? 2 kg, मास मूव्स, यस, मास मूव्स सच दैट इट्स पोजिशन x is given by t cube by 3, where x in meter and t is in the second, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स पूछ रहा है इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो बेटे टाइम के कोरोस्पॉन्डिंग आपसे क्या पूछ रहा है? वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है। सब बच्चे जानते हैं वर्क डन कहीं ना कहीं क्या बेटे एफ डी एक्स होता है प्यारे बच्चों, है ना? लेकिन अब है क्या, यहाँ पे dx आ रहा है। तो इसको देखो करने के दो तरीके हैं, है ना? तो एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, पहले वाला पहले मेथड से, दूसरे वाला दूसरे मेथड से, है ना? तो आराम से अपना काम चल जाएगा। तो पहले मैं इसको फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। ओके बेटा, एफ डी एक्स क्लियर है? तो यहाँ सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को भावुक नहीं होना है, इसको ऐसे लिखना है एफ इंटू, है ना, डी एक्स बाई डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो यह आ जाएगा बेटे वेलोसिटी, सब बच्चे जानते हैं। तो क्या इसको लिख सकता हूँ एफ वी डी टी, एफ वी डी टी। क्लियर है? अब सुनो भाई, एफ वी डी टी में अब मुझे क्या गिवन है सर? मुझे गिवन है एक्स। ओके, so this x is equals to
t³/3। अब बेटे से फोर्स निकालो। तो सब बच्चे जानते हैं इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या वेलोसिटी आ जाती है, dx/dt कितना आ जाएगा, 3t²/3। सही है भाई, यस सर। तो क्या ये t² आ गया, है ना भाई। मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। फिर बेटे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो मेरे पास 2t आ जाएगा। ओके, बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास है 2 kg। अगर आप ध्यान से देखें तो बॉडी का मास 2 kg है, तो फोर्स की वैल्यू आ गई m×a। यस, यानी कि सर 4t। अब बताओ बेटे फटाफट से, ये जो फोर्स है ये फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल? सर ये फोर्स तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वेरिएबल। और जब भी कभी फोर्स टाइम पे डिपेंड करे, ध्यान रखना, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है बल्कि ये लगाना है। कौन से वाला, सर आई हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, यस, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल FV/dt, इजंट इट। चलो बेटे हो गया काम। F की वैल्यू रख दो 4t। चलो भाई V की वैल्यू यहाँ से उठाओ, t² यहाँ रख दो उठा करके। ये आ गया बेटे t² और ये आ गया dt। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4t³ और कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फर्स्ट 2 सेकेंड्स बोले तो 0 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। बेटे समझ में आ रहा है, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, यानी कि 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक। क्लियर है भाई। चलो बेटे अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं फटाफट से। तो क्या दैट वर्क डन इज इक्वल टू 4, क्या t⁴/4, 0 से लेके ये छम्मा छम्मा हो गए, तो क्या 2⁴ -0 से इट कम्स आउट टू बी 16 जूल्स। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है। हालांकि ये क्वेश्चन चूंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, बाकी ये सवाल कोई बहुत भारी सवाल प्यारे बच्चों नहीं है। क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अभी मैं अगले क्वेश्चन में ऐसा ही सवाल कराऊंगा, लेकिन उस वाले सवाल में मैं आपको डिफरेंट मेथड से एक लाइन में इसका आंसर ला के बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, चलिए तो तब तक के लिए बने रहिए, है ना भाई। चलो बेटे करते हैं अगला सवाल। यस, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg। अगला सवाल करते हैं प्यारे बच्चों। यस, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर ए कांस्टेंट फोर्स विच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स इन इट गिवन बाय द रिलेशन दिस वेट इज इन द सेकंड्स, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड्स पूछ रहा है भाई। वर्क डन निकालना है, ध्यान रखना। और फिर प्यारे बच्चों देखो कहीं ना कहीं टाइम का जिक्र आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं इससे पहले स्टेप में। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट इसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है सर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके बेटा, अब जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में इसको लिख सकता हूं मैं, हाँ जी, यस सर, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि हाफ m, हाँ बेटे, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। अगर तुम मिल जाओ कौन, वेलोसिटी, तो क्या वर्क कैलकुलेट कर लेंगे हम। चलो बेटे, और वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है क्योंकि आपको एस दिया है। तो क्या एस को लिख सकता हूं यहां से, हाँ जी, दैट एस कैन बी रिटर्न एज 1/3t²। यस सर। तो क्या बेटे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या ds/dt आ जाएगा, एंड दिस ds/dt इज 1/3 × 2t, यानी कि यह आ गया बेटे 2/3t। क्या क्लियर है मेरे बच्चों, बस हो गया अपना काम। हाँ जी, अब एक काम करते हैं बेटे, v इनिशियल मतलब t बराबर 0 पर, क्योंकि क्वेश्चन में 2 सेकंड्स में आपसे कह रहा है, ध्यान से देखो, है ना भाई। तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो क्या 0 पुट करने पर क्या 2/3 × 0 से बेटे 0 आ जाएगा। और v फाइनल, यस, t बराबर 2 पर क्या बेटे 2/3 × 2 करेंगे तो क्या ये आ जाएगा बेटे 4/3। क्लियर है। बस इनकी वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट करनी है, इनकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। सो दिस इज 1/2। m कितना है बेटे, m है 3 kg अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ध्यान से देखो कितने किलो दे रखा है, 3 kg दे रखा है, तो बस 3 आ गया यहाँ से। हाँ जी बेटे, v फाइनल कितना सर, 4/3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सही है बेटे। तो 3/2 इंटू, यस, 16/9, ये बेटे छम्मा छम्मा हो गए। ये आ गया मेरे पास कितना सर, ये मेरे पास आ गया है 3, ये आ गया 8। तो आंसर वुड बी
8/3 जूल। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि दिस 8/3 वुड बी देयर, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन सही होगा। तो कितने तरीके हो गए? दो तरीके हो गए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तरीका क्या बताया था सर ने? सर पहला मेथड आपने बताया था कि पहले मेथड के अंदर ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, तो इस डिस्प्लेसमेंट से क्या निकाल लेते हैं? इससे वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फोर्स, और इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रल एफ वी डी टी। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका सीधे ही वन शॉट वर्क पावर, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से आंसर निकाल लो। क्लियर है बेटे? तो ध्यान रखना है हमें, जब भी कभी टाइम इन्वॉल्व है और वर्क डन निकालना है तो हम लोग इसी वाले फॉर्मूले से जाने वाले होंगे। क्लियर है? चलो बेटे करते हैं अगला सवाल। यस, हाँ जी, फिर एक स्टैंडर्ड सवाल है। द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद द डिस्टेंस एक्स एज शोन इन द फिगर। द फोर्स इज इन न्यूटन एंड एक्स इज इन मीटर। द वर्क डन बाय द फोर्स। सर हम समझ गए हैं एफ एक्स ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। कौन से ग्राफ का बेटे? एफ एक्स ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या बताता है? सर एफ एक्स ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, है ना, एफ डी एक्स ही बोलते हैं ना, ये हमें क्या देता है? सर इट विल गिव द वर्क डन। क्या देता है भाई ये? सर ये वर्क डन देता है। और सर आपने बताया था, क्या बताया था सर? जो वर्क डन ऊपर है ये वाला, क्या ये पॉजिटिव वर्क डन है? और ये वाला क्या है? ये निगेटिव वर्क डन होता है। कौन से ग्राफ के लिए? सर एफ वर्सेस एक्स के ग्राफ के लिए। चलो बेटा, अब आपसे क्या पूछ रहा है? सर मुझसे पूछ रहा है कि जीरो से लेकर के कहाँ तक? 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक वर्क डन कैलकुलेट करो। तो भैया फटाफट से आओ, क्या इसका एरिया निकाला जाए? बिल्कुल, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, सो दैट नेट एरिया इज व्हाट? सर A1 प्लस A2। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए A1 की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 3 इंटू 3, दिस इज 9। एंड व्हाट अबाउट A2? सर हाफ इंटू, हाँ बेटे जरा बताओ फटाफट से, बेस कितना है? सर ये रहा बेस 3 से लेके 6, यानी कि ये 3 आ जाएगा। और ये कितना है? क्या सर ये भी 3 है? वाह! तो क्या बेटे ये 9/2 आ जाएगा, यानी कि इट वुड बी 4.5। सो दैट टोटल आंसर इज 9 प्लस 4.5। मुझे पता है आपका आंसर मुझसे भी पहले आ गया होगा। यस, इट कम्स आउट टू बी कितना बेटे? 13.5 जूल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से सॉल्व कर दो। अच्छा भावुक मत होना, देखो भाई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, जब कभी बहुत आसान सा सवाल होता है तो हम क्या होता है उसके लालच में फंस जाते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द पोजीशन। देखो पहली बात तो डाइन और सेंटीमीटर है, तो वर्क डन की यूनिट क्या होगी? अर्ग होगी। देख रहे हो, डाइन सेंटीमीटर अर्ग। क्लियर है? चलो बेटे ध्यान दो। द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5 सेकेंड। और कमाल की बात है, पूरा नहीं पूछ रहा है, कहां से कहां पूछ रहा है? 1 से 5 पूछ रहा है। तो भैया जब एरिया निकालोगे तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट नहीं आएगा। कौन कौन सा आएगा? सर मेरे ख्याल से ये वाला आएगा, यस, ये वाला आएगा, यस, ये वाला आएगा, यस, ये वाला आएगा, यस। क्लियर है बेटे? तो चलो फटाफट से इसका एरिया निकाल देते हैं। जो पहले वाला एरिया होगा, सर इस वाले एरिया को मैं A1 कहूँ, इसको मैं A2 कहूँ, हाँ बेटे इसको क्या कहूँ? A3 कहूँ, और इसको क्या कहूँ? A4 कहूँ। ओके, हाँ जी, तो A1 को लिख सकता हूँ मैं, A1 को लिख सकता हूँ बेटे, क्या सर A1 को लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 plus A3 plus A4. This A1 would be 10 into 1. This A2 is equals to 20 into 1. A3 is equals to minus 10 into 1. And this A4 is equals to, तुम बताओ फटाफट से सर, अगेन इट इज 10 into 1। चलो बेटे फटाफट से इनको ऐड कर देते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो सर इसको ऐड करने पर मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 10, छम्मा छम्मा, दैट आंसर वुड बी 30 अर्ग। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ये क्वेश्चन
बड़ा प्यारा सा सवाल है, थोड़ा मेहनत का सवाल है ना बेटे। ये जो फोर्स आपको दिया है, दिस फोर्स इज के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, प्यारे बच्चों, जहाँ के एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, कहाँ से 3,5 से लेकर के 5,7 तक। तो बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। मैं आपको फिर बता दूं स्टूडेंट्स, आपको ये वाला क्वेश्चन सीखने के लिए जाना ही पड़ेगा ऐप के अंदर, वहां पर इस आर्टिकल को अच्छे से देखना पड़ेगा। ये कहलाता है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। क्या कहलाता है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, बहुत काम आता है ये। और ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, अगर कहीं ऐसे कोई लिखा हो डी ऑफ एक्स वाई, तो बेटे इसको लिखते हैं प्यारे बच्चों वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ओके, अगर कहीं लिखा हो डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं प्यारे बच्चों, यस, 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, हाँ बेटे, यस, एक्स स्क्वायर 2y डी वाई। तो ये अपने को लिखना आना चाहिए। क्लियर है। तो जब इसका वर्कडन कैलकुलेट करेंगे, तो वर्कडन कैलकुलेट करते समय, हाँ जी, अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है कि फोर्स का नेचर बताओ, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो पहली बात, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि दिया हुआ फोर्स, कौन सा फोर्स, यस, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप के साथ, सॉरी के कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट के साथ, इट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, इट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। पढ़ा ना आपने वो वाले फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव, और जो पाथ पे डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। तो पहली बात तो इसकी बेसिक कंडीशन है, किसी भी मैथ्स वाले भैया बहन से पूछ लीजिएगा, डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, हाँ बेटे, डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, अगर अगर किसके बराबर आ जाए, डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स अगर डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई के बराबर आ जाता है, तो ये फोर्सेस क्या कहलाते हैं, ये फोर्सेस कंजर्वेटिव कहलाते हैं। ये बहुत प्यारा सा चेक करने का तरीका होता है। और डेल क्या है, डेल सब बच्चे जानते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। क्लियर है भाई। तो चेक कर लो, फटाफट से चेक करके आपको पता लग जाएगा, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो कंजर्वेटिव है, वरना कंजर्वेटिव नहीं है। चलो ये तो एक अलग बात थी, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है ना, इस बारे में चर्चा नहीं करें अभी, तो बढ़िया है। फिलहाल वर्क डन निकालते हैं। तो क्या एक वेरिएबल फोर्स है, ये तो समझ में आ रहा है, क्या ये एक वेरिएबल फोर्स है, यस सर। अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो इसका जो वर्क डन होगा, क्या वो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रल एफ वाई डी वाई से आएगा। समझ में आ रहा है बेटे। हाँ जी बेटे, कोई मेडिकल नहीं होता, कोई आईआईटी नहीं होती, फिजिक्स फिजिक्स होती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, चाहे आप बात करें हाई लेवल की या लो लेवल की, देखो मेडिकल का पेपर एक दो बार से आसान आ रहा है, लेकिन हमेशा इतना आसान है ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये फंडामेंटल चीज है, इनको तो मैं पढ़ना है ही, ये ध्यान रखना है। चलो मेरे बच्चों, ये मेरे पास आ गया फोर्स, तो क्या वर्क डन को लिख सकता हूँ यहाँ से, क्या लिख सकता हूँ भाई, सर यहाँ से वर्क डन को लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रल, बेटे ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। क्लियर है ना भाई, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है। तो जब आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, हाँ जी, वाई के साथ डी एक्स, अच्छा के तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये के बाहर है, और प्लस, हाँ बेटे, के साथ एक्स के साथ आएगा डी वाई। और कमाल की बात है, जब आप इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखेंगे, तो देखो ये बन रहा है, ये डी ऑफ एक्स वाई बन रहा है ना। हाँ, तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे इंटीग्रल, हाँ के तो बाहर है, इसको लिखते हैं डी ऑफ एक्स वाई। इसको बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। बहुत सवाल मैंने इसके ऊपर कराए हैं, आप लोग बेफिक्र रहें, है ना, इसको ट्राई करें, तो आपको ये बात ऑटोमेटिकली प्यारे बच्चों समझ में आ जाएगी। क्लियर है। चलिए एक पेज और ले लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसका सॉल्यूशन हम लोग प्रॉपर तरीके से प्यारे बच्चों कर पाए, है ना भाई। चलिए, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, हाँ बेटे, के डी ऑफ, इसको एक्स वाई लिख सकता हूं, दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों को, है ना। और इस एक्स वाई को क्या मान लेता हूं, कोई कांस्टेंट के मान लेता हूं, लेट, तो ये मेरे पास आ जाएगा, हाँ जी, एक तो के, इसको कुछ और मान लेते हैं, सपोज इसको मान लेते हैं कोई कांस्टेंट ए। क्लियर है बच्चों। तो ये मेरे पास आ जाएगा के, और के साथ डी ए, सब और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, A1 से A2 तक। अब बेटे ध्यान देना, यहाँ पर जो A1 है वो है X1 Y1,
और जो A2 है वो है बेटे x2 y2। अब मुझे x1 y1 के बारे में क्वेश्चन को दोबारा देखना होगा। जब मैं क्वेश्चन को दोबारा देखूंगा तो इस क्वेश्चन को देखने पर मुझे पता लग रहा है, हाँ जी, ये क्या है सर, ये है x1 y1, है ना, क्योंकि जहां से मैं पार्टिकल को ले जा रहा हूं ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे पास ये रहा x1 y1, और ये क्या है प्यारे बच्चों, सर ये है x2 और ये है y2। तो ये हो गया 3,5 5,7। ओके, यस सर, दिस वुड बी 3,5 एंड दिस इज 5,7, यानी कि 3 5 जा 15 और बेटे 5 7 जा 35। बस हो गया अपना काम। के डी ए का इंटीग्रेशन ए होगा, लिमिट A1 से A2 आ जाएगी। A1 कितना है बेटे, सर A1 है 15 और A2 कितना है बेटे, A2 है 35। तो दिस इज K इंटू 35 माइनस 15 से दैट आंसर इज 20K। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजों को कनेक्ट करता है। हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन प्यारे बच्चों ये सवाल पिछले 1 2 बार जेई मेंस में पूछे जरूर गए हैं, और जेई मेंस और नीट कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है कोई? यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ये थोड़ा सा और बढ़िया सवाल आ रहे हैं। ए लोकोमोटिव ऑफ मास m स्टार्ट मूविंग सो दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट v इज इक्वल्स टू k रूट s। ठीक है बेटे, जहाँ k कांस्टेंट है, s इज द डिस्टेंस कवर्ड है। आपसे कह रहा है टोटल वर्क डन परफॉर्म बाय ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द लोकोमोटिव ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड्स आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन। है ना भाई? तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, सिंपल सा वर्क डन का सवाल है। देखो बेटे, आपको यहाँ से वेलोसिटी दी है, लेकिन कमाल की बात है जो आंसर है वो किस में दे रखा है, आंसर टाइम में दे रखा है। थोड़ा मेहनत करें। वैसे तो सब बच्चे जानते हैं जब कुछ ना पता हो तो सीधे सीधे क्या लगाना है, सर सीधे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। एंड दैट वर्क एनर्जी थ्योरम इज व्हाट, सर दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यस, is equals to क्या बेटे, change in kinetic energy, that change in kinetic energy is k final minus k initial। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अब सवाल ये है कि k निकालना है मुझे टाइम की टर्म में, है ना। तो v क्या दे रखा है, यस, that v is given to be k root s। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले यहाँ पे v को लिखो ds अपॉन dt, दिस इज के एस टू दी पावर हाफ। हाँ बेटे, डी एस अपॉन, यहां से एस की पावर हाफ इधर चला गया, के साथ डी टी इधर आ गया है, एस की पावर माइनस हाफ ऊपर चला गया डी एस के साथ, और के साथ डी टी आ गया है। दोनों तरफ का बेटे इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन कर दूंगा तो प्यारे बच्चों यहां से, यस, एस की पावर माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन अपॉन, हाँ बेटे, माइनस हाफ प्लस वन, और ये आ जाएगा के साथ प्यारे बच्चों टी। क्लियर है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 2, यस, रूट एस इज इक्वल्स टू के टी। अब मैं बस मंजिल पे पहुंचने वाला हूं। हाँ बेटे, तो यहां से एस को लिख सकता हूं के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? बस एस आ चुका है, स्पीड निकालनी है तो क्या कर दूं सर, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या इसकी डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी आ जाएगी, और इस वेलोसिटी की वैल्यू को उठा करके कहाँ रखना है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्योंकि सर जो के फाइनल माइनस के इनिशियल है बेटे, क्या इस के फाइनल माइनस के इनिशियल को लिख सकता हूँ हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल के स्क्वायर में, देन आई विल गेट द आंसर। इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में इस आंसर को जानने का। देखते हैं कौन बच्चा इस आंसर को मुझे बताएगा, क्योंकि इससे ये पता लगता है ना कि आप लेक्चर को देख भी रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, हमारी मेहनत कहीं ऐसा तो नहीं कि जाया जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आओगा। बहुत ही बढ़िया सवाल छांट छांट के लाए हैं आपके लिए। आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ रहे हो, आपने कहीं से भी रिवीजन किया हो, प्लीज इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है। ये क्वेश्चंस ही आपके सिलेक्शन की श्योरिटी की पुष्टि करने वाले हैं, ये आप ध्यान रखें। चलो बेटे, करते हैं, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल।
वाओ, हाँ जी, ए चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल विद 1/6 ऑफ इट्स हैंगिंग पार्ट, है ना, टेबल के एज से। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू पुल द चेन ऑन द टेबल। भाई देखो सीधी सी बात है, जब भी कभी चेन को पुल करते हैं तो स्लोली पुल करते हैं, और इस केस में जब भी वर्क डन आता है तो हमेशा लिखते हैं बेटे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। अच्छा, चेन की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का एक फॉर्मूला है आपका, है ना। अगर मान लो बेटे ये चेन यहाँ पर ऐसे लटकी है, और ये रेफरेंस लेवल है ना ग्राउंड, जहां पे आप जीपी को क्या मानते हैं, जीरो, तो क्या देखना होता है, चेन का सेंटर ऑफ मास। तो क्या चेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा सर, चेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ क्या L/2 पे लाई करेगा, यस। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बेटे +mg L/2। समझ में आ रहा है भाई। अच्छा, मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये जो चेन होती, ये चेन किसी इस सेमी सर्कल पर ऐसे लटक रही होती, ए लाइक दैट, मास कितना होता, m होता। ठीक है, अब जरा सोचो, क्या इसका सेंटर ऑफ मास सब बच्चे जानते हैं कहाँ पे होता है सर, ये होता है 2r/पाई पर। तो अगर यहाँ पर आप जीपी को 0 मान ले, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसकी जो हाइट है, कहाँ से, इसकी हाइट रेफरेंस लेवल से जो होगी, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि mg × 2r/पाई हो जाएगा। क्लियर है बेटे। और कर सकते हैं एक छोटा सा सवाल। मान लो मैं आपसे कहूं कि कोई चेन ऐसे करके किसी इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे पड़ी है, ऐसे, माना ये एंगल कितने डिग्री है सर, ये 37 डिग्री है। लेंथ कितनी है चेन की, L, मास कितना है बेटे m। तो जरा बताओ उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा आधे पर, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसकी यहाँ से हाइट कितनी होगी सर, इसकी यहाँ से जो हाइट होगी, जिसको मैं जीपी 0 मान रहा हूँ, क्या इसकी हाइट बेटे ये रहेगी, ये वाली, यस सर, जो कि होगी L/2 sin 37। तो बेटे इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई mg, यस, L/2 sin 37। तो आशा करता हूँ किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं अगर रेफरेंस लेवल हमें पता हो तो। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अब सर सवाल पे तो आओ फटाफट से, ये तो आपने सारी अर्जी फर्जी बातें बता दी, जरा एक बार सवाल की भी बात करते हैं। तो बेटे जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए जरा ध्यान से देखें। इस वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, हाँ जी, ए चेन ऑफ मास m of length L is placed on a table with 1/6 of is hanging free from the table edge। क्लियर है बेटे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू पुल द चेन ऑन द टेबल। तो आपसे कह रहा है भैया मुझे जो है इसको कहाँ पर खींचना है, मुझे इसको पूरी टेबल पर ले करके आना है ना बेटे। आओ जरा ध्यान से देखें एक बार, इसकी लैंग्वेज को समझे, क्या कहना चाह रहा है सर। ये एक चेन है, ओके, और इस चेन का कितना पार्ट, L/6 पार्ट हैंग कर रहा है। तो जब मैं इसको खींच रहा हूं कितने से, फोर्स F से, तो मुझे ये बताना है कि इसको यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क मैंने किया। क्लियर है। चलो जी करते हैं फटाफट से इस सवाल को। तो सर इस सिचुएशन में ये रही टेबल, हाँ बेटे इस टेबल पर ये रहा चेन का कितना पार्ट सर, L/6 पार्ट। बेटे L/6 पार्ट का मास कितना होगा सर, m/6 होगा, है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं L लेंथ का मास m है तो यूनिट का m/l। तो क्या L/6 का m/6। चलो बेटे अब एक बात बताओ, क्या जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर होगा सर, ये L/12 पर होगा, ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, जीपी को यहाँ 0 मान लेते हैं, बाकी चेन तो यहाँ पड़ी है। तो इस चेन की जो पोटेंशियल एनर्जी है प्यारे बच्चों, दैट पोटेंशियल एनर्जीज, हाँ बेटे तो इस वाले पार्ट की देखो केवल, हाँ जी, m/6 इंटू जी इंटू L/12, वो भी किसके साथ, वो भी एक माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि माइनस साइन ये बता रहा है कि रेफरेंस लेवल के नीचे है, ऊपर है तो पॉजिटिव। तो बेटे इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि क्या इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या दैट वुड बी -mg/L, हाँ भाई 72। क्लियर है। चलो जी, फिर जब ये चेन पूरी की पूरी सरफेस पर आ जाएगी, तो क्या उस सिचुएशन में अब सारा पार्ट यहाँ पर है, तो क्या इसका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो अब इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। और सर ने क्या बताया था, सर ने बताया था दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, 0 माइनस माइनस mg/L/72। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा, दैट आंसर इज mg/L/72।
ओके मेरे बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से सी सही होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन प्यारे बच्चों सही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी। ए प्लेट ऑफ मास m एंड लेंथ b एंड ब्रेथ a, ओके, हाँ जी, इज इनिशियली लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद द लेंथ पैरेलल टू द फ्लोर। क्लियर है बेटे? लेंथ कितनी है? b, ये ध्यान रखना है। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये एक सरफेस है तो बेटे इस सरफेस पर, है ना, इस सरफेस पर एक कोई ब्रिक है, कोई प्लेट है जिसका मास m है। ये कितना है बेटे? क्या ये b है? यस सर। और बेटे ध्यान दीजिए प्लीज, ये कितना है? क्या ये a है? इज दैट क्लियर? अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, हाँ जी, वर्क डन टू एग्जीक्यूट ऑन द ब्रेथ, यानी कि आपसे कह रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं, कैसे? ऐसे खड़ा कर दूं, तो ऐसे खड़ा करने में अब जरा सोचो, क्या ये बी आ गया? यस सर। क्या ये क्या हो गया? क्या ये ए हो गया? यस सर। मास तो बेटे इसका एम ही है। तो जरा बताओ, पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, कहां से? ग्राउंड से। अपने को हमने क्या सीखा? हमने भी सीखा सर, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब सेंटर ऑफ मास। तो यहां से सेंटर ऑफ मास कहां पर है? तो सर इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज mg/a/2। बोलो बेटा सही है क्या? अब इसकी दूसरे वाली पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया? तो जो इसकी यू फाइनल है, क्या दिस इज mg/b/2? हाँ जी, वर्क डन लिखना है भाई। तो वर्क डन इज व्हाट? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो क्या बेटे? mg/b/2 माइनस mg/a/2, यानी कि mg/2 b-a। क्लियर है भाई? तो मैं कह सकता हूं कि सर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हुई और अपना आंसर आया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? सर इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो आशा करता हूं सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो जब भी कभी बेटे पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल चेंज देना है तो सेंटर ऑफ मास को देखो ग्राउंड से, और उसका डिफरेंस निकालने से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और वही किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? वही इसके वर्क डन के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत सुंदर सवाल, हाँ जी। इन द फिगर द ब्लॉक A is released from the rest when the spring is at its natural length for the block B of mass capital M to leave the contact with the ground at some stage the maximum mass M minimum mass M must be। इस M की मिनिमम वैल्यू बतानी है। इस M की कौन सी वैल्यू बतानी है बेटा? आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, ताकि ये वाला ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट लूज कर जाए। ओके, ये वाला ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट क्या कर जाए? लूज कर जाए। और इस ब्लॉक का पहले तो उसका आंसर रट लो भाई। इसका जो आंसर होता है वो हाफ होता है। क्या होता है बेटे? हाफ m/2, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अब समझा देते हैं क्यों। अगर आपको अच्छे से याद हो बेटे तो स्प्रिंग की ना, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज ध्यान देना, है ना भाई। ये जो स्प्रिंग है बेटे, जब इस स्प्रिंग के साथ किसी ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं, तो स्प्रिंग को ब्लॉक के साथ कनेक्ट करने पर, हाँ बेटे, ये तो होती है इसकी नेचुरल लेंथ। फिर यहां पर आती है एक मीन पोजीशन। क्या आती है बेटे? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पर एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। फोर्स नेट कितना होता है? 0। और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है mg/k। क्लियर है? अच्छा, जब मैं इसको यहां से रेस्ट से रिलीज कर रहा हूं तो होगा क्या प्यारे बच्चों? ये यहाँ पे रुकता नहीं है। कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर v0 नहीं होता, ध्यान रखना। a0 है, लेकिन इस पॉइंट पर v0 नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी। और अगर आपने यहां से ब्लॉक में m मास को बांध करके रिलीज किया है, कौन से पॉइंट से? यहां से। तो पता है कहां तक जाता है? ये खिंचता हुआ चला जाता है यहां तक और आगे। और यहाँ पे v कितना होता है? 0। और बेटे इसकी जो लेंथ, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है प्यारे बच्चों यहां से लेके यहाँ तक कितनी? सर ये होती है 2mg/k
दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। तो जब कभी हम बहुत सारे सवाल ऐसे करते हैं तो वहां पे ना वर्ड लिखा होता है मैक्सिमम इलोंगेशन। तो स्प्रिंग के लिए ध्यान रखें क्या मीन पोजीशन होता है mg/k, और बेटे मैक्सिमम इलोंगेशन होता है प्यारे बच्चों, दैट मैक्सिमम इलोंगेशन इज 2mg/k। क्लियर है? ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर? अब सोचो यहां से इस ब्लॉक को आपने रिलीज किया, तो जब आप रिलीज करेंगे इसका नेचुरल लेंथ से, तो पता है जब नेचुरल लेंथ से रिलीज करेंगे तो ये यहां नहीं जाएगा बल्कि यहां तक खींच जाएगा। सोचो यहां तक खींचेगा। अच्छा सर ये 2mg/, कैसा है? ये बहुत आसान तरीका है आने का। इसको सीधे सीधे यहां से लिखते हैं क्या, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, यस, स्प्रिंग की एनर्जी। बस जब इसको इसके बराबर कर देते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है। तो जब आप इसको छोड़ते हैं ना तो ये कहाँ तक जाता है, यहाँ तक नहीं जाता, यहाँ तक जाता है। इससे ये एक्स ज्यादा खींचता है तो इतना फोर्स स्प्रिंग के अंदर जनरेट करता है। और जरा सोचो जितना फोर्स स्प्रिंग के अंदर जनरेट करेगा उतनी ही टेंशन आ जाएगी। तो इस वाले ब्लॉक पर लगने वाला जो फोर्स है स्प्रिंग का, वो 2mg आ जाएगा मैक्सिमम फोर्स। और क्या ये कैपिटल mg है? बस एक नॉर्मल कहाँ लग रहा है बेटे, ऊपर की तरफ। तो यहां से जब मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, व्हाट आई विल गेट सर, आई विल गेट दैट, यस, दैट n प्लस 2mg इज इक्वल्स टू, हाँ जी, कैपिटल mg, n को जीरो पुट कर देंगे तो यहां से 2mg बराबर कैपिटल mg। हाँ बेटे, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? सर m की वैल्यू आ जाएगी m/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो याद रखना है कि जब भी कभी मैक्सिमम इलोंगेशन पूछता है तो वो mg/k नहीं बल्कि कितना होता है, 2mg/k होता है। तो 2mg/k आने पर ये वाला ब्लॉक ग्राउंड से क्या छोड़ देगा, कांटेक्ट छोड़ देगा। चलो कोई बात नहीं, रिजल्ट याद है ना कितना? सर आधा। कितना? आधा। ये अगर कितना है 10 किलो, तो 5 किलो वाला उठा लेगा। 10 किलो वाले को कौन उठा लेगा? 5 किलो वाले को। तो 20 किलो वाले को 10 किलो वाला। क्लियर है? तो छोटे बच्चे को यहाँ बांध दो, पिताजी को यहाँ बांध दो, और इसका वजन आधा कर दोगे तो छोटे बच्चे को नेचुरल लेंथ से छोड़ने पर ये अपने पिताजी को उठा लेगा। क्लियर है ना कमाल की मैकेनिक्स। चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, दिट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट 4 मीटर एज शोन। ओके बेटा, यस, पाथ ए बी आपका स्मूथ ट्रैक दिया गया है और बी सी में कुछ रेजिस्टेंस है ना, कुछ फ्रिक्शन है 0.1 का। इफ द इम्पैक्ट विद द वर्टिकल वॉल इज इलास्टिक। बेटे इलास्टिक का मतलब होता है ई की वैल्यू का 1 होना, और कोई बॉडी अगर किसी सरफेस से इलास्टिकली कोलाइड करती है तो ये इतनी ही स्पीड से वापस लौट आती है, यानी कि कोलिजन में इसकी किसी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। क्लियर है? चलो जी, अब आपसे कह रहा है यस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बेटे ये ब्लॉक यहाँ से आया, टिंग 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 टिंग, यहाँ गया, टिंग 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 टिंग, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे चलता रहा। तो क्या रुकने से पहले, कितने पहले, रुकने से पहले कितना चला होगा? जरा बताओ, क्या रेस्ट से चला है? यस सर। तो क्या इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो बेटे इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, यस, टोटल चेंज इन इट्स एनर्जी। हाँ जी, यानी कि सर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, है ना बेटे। और यहाँ पे सब बच्चे जानते हैं यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल, हाँ जी, प्लस के इनिशियल। लो भाई, काइनेटिक एनर्जी गई, हो गई गायब, तो बचा क्या? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब बताओ जब ब्लॉक आकर के गिरेगा तो यहीं कहीं रेस्ट पर होगा, मान लो कहीं यहाँ पे आके रुक गया कहीं भी, तो क्या इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 और इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh कितनी बेटे? mgh सही है। तो सर ये मेरे पास आ गया है 0 - mgh। और बेटे mgh में ब्लॉक का मास कितना है? सर ये है 0.1। g कितना है बेटे? 10। और h कितना है? सर दिस s इज 4 मीटर। ओके, और एक माइनस साइन लगा दूंगा
तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, -4 जूल। ये मेरे पास बेटे वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया। अब ध्यान दें, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है और फ्रिक्शन में हमेशा ध्यान रखना है फोर्स इनटू डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे आ गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, -4 जूल। अब एक बात बताओ, इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना? सर जो फ्रिक्शन होता है, क्या इस फ्रिक्शन को बेटे मैं लिख सकता हूं यहां से क्या? सर दैट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। म्यू कितना है बेटे? सर म्यू है मेरे पास 0.1 और एन कितना है 0.1 से, यानी कि सर ये मेरे पास आ जाएगा 1, यानी कि 0.1 न्यूटन का फोर्स है। क्लियर है बेटे? तो जब मैं इसको बराबर रख दूंगा यहाँ से, 0.1 डिस्टेंस निकालना है, ओके, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इज इक्वल्स टू -4। तो सर यहां से मेरे पास जो डिस्टेंस आ जाएगी, यस, दैट डिस्टेंस कम्स आउट टू बी हाउ मच? सर दिस वुड बी 40 मीटर। कितना मीटर? 40 मीटर, यानी कि पार्टिकल टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा? 40 मीटर। लेकिन ये 40 मीटर ध्यान रखना, ये 40 मीटर वो डिस्टेंस है जिस पर फ्रिक्शन लगा होगा। क्या लगा होगा? जिस पर फ्रिक्शन लगा होगा। इसके अलावा यहां भी तो चला है, ये देखो, सही है। अच्छा, इसकी बात ही नहीं कर रहे। क्यों बात नहीं रहे? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, is talking about the horizontal surface. Is that clear? तो इसमें ध्यान रखना है बेटे, 40 मीटर तो केवल वो वाली डिस्टेंस है जिस पर क्या लगा, फ्रिक्शन लगा। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ डिस्टेंस है? ये बस मैं आपको ही बताना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से समझें तो इन क्वेश्चंस में भाई इतना छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, इनको कनेक्ट करना है। अब सुनो, यहां से यहाँ कोई वैल्यू नहीं। अब सोचो 40 मीटर, इसका मतलब एक बार जाना, एक बार आना, एक बार जाना, एक बार आना, एक बार जाना, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब इसके 20 चक्कर लगे। कितने चक्कर लगे? सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं यहाँ पे 20 चक्कर लगे। क्योंकि अगर यहाँ पे 20 साइकिल्स होंगे, कितने साइकिल्स होंगे बेटे? अगर यहाँ पे इसकी 20 साइकिल होगी तभी तो 40 मीटर चलेगा। कौन सी सरफेस पर? इस रफ सरफेस पर। और आप जानते हैं हर 20 के साथ 1 मीटर और है। समझ गए? हाँ, ये वो है जो स्मूथ सरफेस वाला है। तो इसका मतलब क्या, इस 1 की बात करूं तो क्या 20 × 1, यानी कि 20 मीटर चला है कौन सी सरफेस पर? सर 20 मीटर स्मूथ सरफेस पर चला है। तो अब आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो 20 मीटर तो ये, ठीक, और 40 मीटर ये। तो टोटल कितना हो गया? सर टोटल हो गया है 20 प्लस, हाँ जी, 20 प्लस, रेड डॉट को ढूंढ लिया करो बोर्ड पे ना, 20 + 40, दैट इज 60 मीटर। क्लियर है मेरे बच्चों? लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो ये जब यहां से यहां जा रहा होगा तो 1 मीटर चला, फिर इसके बाद 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला, फिर 1 मीटर चला, इसको गिनना नहीं है। तो बेटा जब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा तो ऐसे ऐसे मूव करने की स्थिति में ये जस्ट यहाँ आकर के रुक गया होगा। तो इसलिए ये 1 मीटर दोबारा नहीं चलेगा। क्लियर है? तो आंसर हो गया -1 करने पर, यस, 59 मीटर। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही है। तो था ना कमाल का सवाल कि ये वाला ब्लॉक यहां से रिलीज करने पर जब यहाँ आ रहा होगा और टकरा करके ऐसे जा रहा होगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये रुक गया होगा। तो सबसे पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से टोटल चेंज इन एनर्जी इतना, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया है। बोलो यस सर। तो क्या इससे मेरे पास डिस्टेंस आ गई है 40 मीटर की? 40 मीटर तो फ्रिक्शन वाला है, साथ में 1 1 मीटर स्मूथ सरफेस का भी तो है। तो हर 2 मीटर के साथ 1 मीटर ऐड करोगे, टोटल कितना हुआ? 40 का मतलब हुआ 20 साइकिल्स। कितने साइकिल्स? 20 साइकिल्स। तो इसका मतलब 20 बार यहाँ भी गया होगा, 20 मीटर ये चला होगा। लेकिन जब ये रुका होगा ना तो यहाँ आके रुक गया होगा। तो आखिरी चक्कर में बस, इसलिए इस एक को माइनस कर दिया है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सवाल आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। एक अच्छा सवाल था। चलिए करते हैं अगला सवाल।
भाई ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, सब बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। चलो फटाफट से ट्राई करो बेटे जब इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। यस, ए मास m is suspended by a weightless string. The horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle of 45 degree with the initial direction. देखो बेटे इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम क्या करते थे पहले, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर देते थे, ऐसे ऐसे। याद है आपको, जब भी कभी इस तरह के सवाल आते तो मन में विचार आता था यार ये ऐसे ऐसे फोर्स बैलेंस कर दो, एक टेंशन लग रही है ना बेटे, और इस पर एक फोर्स एफ लग रहा है जो इसको लेकर के जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं ये एम जी क्या लग रहा होगा नीचे की तरफ? यस सर। तो बेटे इधर क्या लग रहा होगा? क्या ये टी कॉस थीटा होगा? यस सर। ये क्या होगा? टी साइन थीटा होगा। ओके, ये इक्विलिब्रियम के सवाल होते थे और यहाँ पर ये मानते थे कि ए भी जीरो है और वी भी जीरो, और क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम मेंशन्ड किया जाता है। अब इस बार ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आप क्या करेंगे बेटे इस वाले क्वेश्चन में, इस स्ट्रिंग के साथ ये रहा बॉब, ओके, ये रहा एक कैपिटल एम का मास, जब आप इसको किसी फोर्स से इसकी लेकर के यहां तक जाएंगे तो जरूरी नहीं कि इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो, जीरो, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो बेटे, जीरो हो। ओके, तो ये जरूरी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना है अपने को, है ना। जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम में हो। और आप इधर क्या कितना फोर्स लगा रहे हैं, क्या इस पर आप इधर की तरफ एक, यस, एफ फोर्स इधर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, माना ये वाला एंगल कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटे, 45 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से कराया जाता है ना। और इसमें एक टर्म छूटा हुआ है, जब तक ना कहा जाए तो वी यूज ए टर्म स्लोली। आज के बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना शुरू करें। स्लोली का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जीरो होना। जरा बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सर जीरो होगी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी रट लें आप लोग, कितनी होती है भाई? सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है mgl 1 - cos थीटा। चलो बेटे अब क्या करना है, और एक mg लग रहा है, क्या mg ये लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी लिख ही रहे हैं। अब ऑब्वियस है टेंशन का वर्क डन कितना है, जीरो। अब ये भी हमने सीखा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हमेशा कितने डिग्री पर एक्ट कर रहा है, 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। क्लियर है? चलो शुरू हो जाओ। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां से, क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ की वैल्यू पूछ रहा है, और ये फोर्स चूंकि एक फिक्स डायरेक्शन में लगता है, तो फिक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? ये डिस्प्लेसमेंट है एल साइन 45। क्लियर है बेटे? तो सर एफ एल साइन 45 इज इक्वल्स टू, यस, हाँ बेटे, टोटल चेंज इन एनर्जी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और ई फाइनल में काइनेटिक एनर्जी तो कट गई, तो क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये आ जाएगा एम जी एल 1 - cos 45 - 0। क्लियर है मेरे बच्चों? तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मेरे पास जो f की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन से, हाँ भाई कितनी आ जाएगी? इसको सर एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। चलो जी, तो यहाँ से जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज एक, सॉरी यस, जो मेरे पास इक्वेशन आएगी बेटे फोर्स की, इस इक्वेशन से F/√2 इज इक्वल्स टू mgl 1 - 1/√2। सही है बेटे? तो क्या f, हाँ जी, √2 उधर ले गए, √2 mgl, और ये आ गया बेटे √2 - 1/√2, छम्मा छम्मा। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या, mgl √2 - 1। क्लियर है? अब समझ में आया कि इसमें वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स से लेकर के जा रहे हैं, और कहीं पर भी ये इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा है। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहता हूं आपका, वैसे सवाल कोई बहुत भारी नहीं है, भारी लग रहा होगा तो प्लीज बेटे थोड़ा सा एफर्ट मारें। इस वर्क एनर्जी थ्योरम के इस प्रिंसिपल का प्यारे बच्चों ध्यान रखें, है ना। और ये सॉरी सॉरी फोर्स पूछ रहा है ना, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे एल आ रहा है, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल, है ना। तो ये एल से एल भी छम्मा छम्मा हो जाएगा, यस। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सर? दैट फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी दैट फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी, हाँ जी,
√2 - 1। तो मैं कह सकता हूं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है बेटे? हाँ बेटे, करते हैं अगला सवाल। ए बॉडी ऑफ मास m, यस, 10.2 - kg is moving in a medium and experiences frictional force F. Its initial speed is इतने, if after 10 सेकेंड its energy is इतने, then the value of k पूछ रहा है। तो बेटा सबसे पहले जो आपको फ्रिक्शनल फोर्स दिया है F है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ सर? इसको मैं लिख सकता हूँ यस दैट F इज इक्वल्स टू, हाँ जी, दैट F इज इक्वल्स टू -kv का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? और इसको लिख सकता हूँ ma, दैट इज -kv²। ए को लिख सकता हूँ dv/dt -kv का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यस, dv अपॉन v² इज इक्वल्स टू बेटे -k/dt। ये मेरा हो गया है काम। अब एक बात बताओ, हाँ जी, क्या इनिशियल स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्या पूछ रहा है? इफ आफ्टर 10 सेकेंड, है ना, आफ्टर 10 सेकेंड पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी दे रखी है। तो बेटे एक बात बताओ, क्या जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ कितना? सो दिस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज व्हाट? हाफ mv0 का स्क्वायर? नो सर, 1/8 है भाई, ध्यान रखना। तो इनिशियल कितनी थी सर? इनिशियल थी हाफ mv का स्क्वायर। बोलो मेरे बच्चों, सही है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये v है v0 का स्क्वायर मान लो। तो यहाँ से बेटे 1/8 को क्या लिख सकता हूँ? क्या 1/4 इंटू हाफ mv0² लिख सकता हूँ? बोलो बेटे, सही है क्या? क्योंकि मुझे चाहिए इस v की वैल्यू कितने सेकंड पर? सर 10 सेकंड पर मुझे v की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो ये मुझे दिया है कौन सी इनिशियल एनर्जी है बेटे? ये फाइनल एनर्जी है। तो फाइनल स्पीड अगर आप ध्यान से देखें तो फाइनल स्पीड होगी क्या? सर फाइनल स्पीड हो जाएगी मेरे पास, इसको भी हटा देते हैं सबको, है ना, दैट फाइनल स्पीड इज व्हाट? सर दिस इज हाफ m v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/8 mv0 का स्क्वायर। बेटे m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यस 1/4 ऑफ v0 का स्क्वायर। और v0 कितना था? क्या 10 था? तो क्या 1/4 इंटू बेटे 100, सो दिस कम्स आउट टू बी यस 25 का स्क्वायर, सॉरी इस vf² के बराबर है ना, तो vf तो 5 आ गया ना। वाह, तो हो गया काम। यहाँ कितना रख दूंगा? 5। बस भाई इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे बेटे तो मेरे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी? मेरे पास t की वैल्यू तो दे रखी है ना, तो मैं k की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें वेलोसिटी निकाल लो पहले और इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन को, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। भाई नीट का प्रीवियस ईयर का सवाल है, तो प्लीज लाइट ना लें, यही एक्चुअल में लेवल है। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। हाँ जी, अब कुछ क्वेश्चंस प्यारे बच्चों पावर के हम करने वाले हैं। पावर सब बच्चे जानते हैं दैट पावर इज इक्वल्स टू, यस, दैट पावर इज इक्वल्स टू F.V होता है ना स्टूडेंट्स? आप सभी जानते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी होती है सर? ये अगेन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसमें एक बात का बेटा हमें अच्छे से और ध्यान रखना है, इसको मैं FV cos थीटा भी लिख सकता हूँ, है ना भाई? पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, थीटा पे डिपेंड करता है। चलो भाई ध्यान दो। अब आपसे कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन टाइम इतने, देन द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यार पावर निकालने के लिए मैं जानता हूँ F.V चाहिए। अब v निकालना है, ये भी इंस्टेंटेनियस, ये भी। बेटे एक काम करो, क्या इसको लिख सकता हूँ ma/v? ये बात बताओ समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। अब ए निकालना है मुझे सबसे पहले, तो ए निकालने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ए इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी? यस सर, रेस्ट से चला है
तो क्या v फाइनल अपॉन t फाइनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि आपसे कह रहा है स्पीड v फाइनल t टाइम में है, तो इसका मतलब सर रेस्ट से चला होगा, तो u कितना हो गया 0, तो a तो यहाँ पे ये आ गया। अच्छा साथ ही साथ वेलोसिटी बताओ, जब मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो क्या v बराबर u प्लस ए टी से, हाँ बेटे ये तो 0, a कितना है सर वी एफ अपॉन टी एफ, क्या बेटे इंटू टी आ जाएगा, बस हो गया काम, यहाँ से v आ गया, यहाँ से तो v आ गया भाई, यहाँ से मेरे पास a आ गया, दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दूंगा, तो जब मैं दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा तो दैट एक्सप्रेशन फॉर द पावर इज यस सर m v फाइनल अपॉन t फाइनल इंटू v फाइनल अपॉन t फाइनल, v फाइनल अपॉन, हाँ बेटे t फाइनल इंटू टी से m वी एफ का स्क्वायर अपॉन टी एफ का स्क्वायर इंटू टी। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। क्लियर है बेटे? चलो जी, इज दैट क्लियर? चलो भाई करते हैं अगला सवाल। भाई अब मैं जो तुम्हें दो फॉर्मेट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है बेटे, ध्यान रखना है अपने को, दोनों के दोनों फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चंस हैं पावर के जो लगता है कि हो जाते हैं लेकिन एक्चुअल में होते नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि क्या है पावर के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स, ये अपने को याद रखने हैं, है ना बेटे। अगर किसी बॉडी पर जिसका मास कितना है m एंड कांस्टेंट पावर इज एक्टिंग, ऐसे दिया गया, क्या एक्ट कर रही है, कांस्टेंट पावर एक्ट कर रही है, फोर्स F वेलोसिटी V, माना बॉडी कितना चली S से और टाइम कितना लगा इसको T, ये मैंने उसमें लेक्चर में अच्छे से बता रखा है, अभी मैं यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ बेटे। तो अगर मान लो पावर कांस्टेंट है, ओके, तो जो एक्सप्रेशंस मैं लिखूंगा उन एक्सप्रेशंस को सब बच्चे ध्यान दें। एक एक्सप्रेशन आता है, हाँ बेटे, V फाइनल क्यूब माइनस V इनिशियल क्यूब, ओके, is equals to P by M by 3 P by M into S, कांस्टेंट पावर के लिए। और एक एक्सप्रेशन आता है, यस, V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू P बाई M इंटू टी। ओके बेटा, ये वाला है आपका टाइम फॉर्मेट, ये वाला है आपका डिस्टेंस फॉर्मेट। तो अब ध्यान रखना है कि भाई डिस्टेंस फॉर्मेट और पावर फॉर्मेट में से क्या लगाना है, ये हमें ध्यान रखना है, और है सब कांस्टेंट पावर के लिए। चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्हीकल है जिसमें कांस्टेंट पावर वर्ड आ रहा है, दिख रहा है सबको, यस सर। ओके, तो आपसे कह रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम v1 टू v2 द डिस्टेंस इट हैज टू ट्रेवल, कौन सा फॉर्मेट लगेगा सर, ये वाला फॉर्मेट लगेगा, बोलो। तो मेरा आंसर आ गया है क्या, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे ये उधर चला गया, m बाई 3p v फाइनल क्यूब माइनस v इनिशियल की क्यूब। ओके, ज्यादा प्यारे आर्टिकल हैं, जिस सवाल का मतलब भी दिखाई नहीं दे रहा था आज समझ में आ रहा है कि वो क्वेश्चन क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो बेटे ध्यान रहे प्यारे बच्चों, वी हैव टू फॉर्मेट्स, the one is the power and distance format and the second is power and time format। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ बेटे करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर, फिर देख रहे हो कांस्टेंट पावर आ रहा है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो बेटे इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे फोर्स पूछ रहा है टाइम का, हालांकि कमजोर दिल वालों का काम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं कि हमने दो फॉर्मेट पढ़े थे प्यारे बच्चों, कौन कौन से फॉर्मेट पढ़े थे सर, पहला पढ़ा है v फाइनल क्यूब माइनस v इनिशियल क्यूब इज इक्वल टू p बाई m इंटू s बाई 3, और एक पढ़ा है बेटे v फाइनल स्क्वायर माइनस दिस बाई 2 इज इक्वल्स टू p बाई m इंटू टी। जब भी कभी कांस्टेंट पावर आए और इंटीग्रेशन से बचना और सीधे रिजल्ट लगाएं, बिल्कुल दिमाग मत लगाना कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन आपको मेरे लेक्चर से मिल जाएगा, है ना। चलो बेटे अब रेस्ट से चला है, ओके, और सबसे बड़ी बात टाइम का खेल चल रहा है, तो एक काम करते हैं इसको तो हटा देते हैं, तो एस की टर्म में, तो इसके इस वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। तो जब अपन सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो बेटे वी इनिशियल को कितना कर देंगे 0, तो वी फाइनल को वी लिख लो, वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू p बाई m इंटू टी आ गया। तो बेटे यहाँ से क्या वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ
क्या 2p/m इंटू टी लिख सकता हूँ? इज दैट क्लियर? बस हो गया मेरा काम, v आ चुका है t की टर्म में। क्या बेटे v को लिख सकता हूँ 2p/m इंटू टी की पावर 1/2। a को क्या लिख सकते हैं dv/dt, इतना तो सब जानते हैं। और बस फोर्स पूछ रहा है तो बेटे फोर्स को क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, ma लिख देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। तो है ना कमाल की चीज, जब भी कभी क्वेश्चन में कांस्टेंट पावर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, कांस्टेंट पावर। अच्छा बेटे कंफ्यूज ना हो, पी की जगह यहाँ पे क्या रखना है सर, पी की जगह यहाँ पर मुझे की पुट करना है। डिफरेंशिएशन आप अच्छे से जानते हैं, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। कोशिश करता हूं, आशा करता हूं कि आप इसे करके मुझे बताएंगे जरूर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। वाह, अब देखो कुछ क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है जिसमें डेटा नहीं दिया होता, कुछ अजीब से सवाल होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एन एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स कवर्स ए, इन्हें अप्रोक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। 100 मीटर चलता है 10 सेकंड में, कितने मीटर, 100 मीटर 10 सेकंड में। तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है यार, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²। तो जरा एक बात बताओ, क्या इसकी स्पीड निकाल सकता हूँ पार्टिकल की? यस सर, दैट स्पीड इज व्हाट सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 100/टाइम, यानी कि कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब पता है सवाल क्या है, अब आपसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी की रेंज बताओ। क्या बताओ, इसकी काइनेटिक एनर्जी की रेंज बताओ। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी की रेंज के लिए मास तो चाहिए होता है ना, अपने को मास नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। तो अमूमन जो एवरेज, जो भी एथलीट है, उस एवरेज एथलीट का मास कितना मानोगे सर? मैं मानूंगा 60 किलो। कितना वजन मान लूंगा? 60 kg। ये मेरा अप्रोक्सीमेशन है, ये डेटा मैंने अपने अंदाजे से माना है, जो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या मैं यहाँ से इसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ? यस सर, हाफ mv², हाफ इंटू 60 इंटू क्या भाई 10 इंटू 10, छम्मा छम्मा हो गए। हाँ बेटे ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 आ गया। तो दिस कम्स आउट टू बी, हाँ जी सर, 6×5 = 30, यानी कि 300 इंटू 10, यानी कि बेटे ये आ गया 3000। यानी कि इसका मतलब तो किस रेंज में लाई करेगा? मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो कभी कभी क्वेश्चन में मास नहीं दिया था तो मैंने ऐसे कर लिया, इसको यूज करके प्यारे बच्चों इसका आंसर निकाल लिया है। क्लियर है? पहले प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल, बहुत शानदार सवाल है। ए पार्टिकल ऑफ मास है, सवाल तो सारे ही शानदार हैं, हालांकि थोड़ा सा आज कैलकुलेशंस वगैरह में आपको लगा होगा कि कुछ उलझाव होगा। बेटे क्या करें, करने तो हैं क्वेश्चंस, है ना। अब आप देखो, अगर मान लो कबूतर और बिल्ली आमने सामने हो, और अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चली तो नहीं जाती ना। प्लीज सच को स्वीकार करिए और एफर्ट लगाइए मेरे साथ, है ना। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular path of constant radius such that its centripetal acceleration is varying with this, okay, where k is a constant, the power delivered to the particle by these forces। तो बेटा आपसे क्या पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि जब भी आप कभी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो, तो सर्कुलर मोशन में कितने तरह के फोर्स पढ़े थे सर? दो। एक तो पढ़ा है बेटा आपने सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक आपने कौन सा फोर्स पढ़ा है सर? एक पढ़ा है टेंजेंशियल फोर्स। याद आ रहा है बेटे? और अगर ये पार्टिकल बेटे ऐसे मूव कर रहा है तो क्या इस इंस्टेंट पर ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी? यस सर। तो सबसे पहली बात, वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए जब भी कभी पावर लिखते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो पावर है वो हमेशा 0 आती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। बात समझ में आ गई? अब बचा क्या? अब सर बचा है मेरे पास टेंजेंशियल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स में तो वेलोसिटी या तो पावर फोर्स के इक्वल होगी, डायरेक्शन में होगी, या इसके अपोजिट होगी। तो क्या सिंपल बेटे एफ टी इंटू वी आ गया। और एफ टी क्या होता है? क्या ये एम ए टी इंटू वी आ गया। और अब बताओ एम ए टी को क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? सर एम ए टी को लिख सकता हूँ एम इंटू, हाँ जी, ये वी है और ये आ गया मेरे पास डी वी बाई डी टी। ये प्यारे बच्चों मुझे 80 निकालना है। अब सोचो एसी दिया है, अरे वाह। अब जब एसी दिया है तो क्या एसी को लिख सकता हूँ v²/r? यस सर। और क्या ये k² RT² के बराबर है? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बेटे क्या यहाँ से लिख सकता हूँ? यस, दिस v² इज इक्वल टू k²
आर स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहां से v कितना आ गया सर, के आर टी। बोलो मेरे बच्चों, क्या सब बच्चों को क्लियर है ना? तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, के आर टी आ गई है। बोलो सही है क्या? तो dv बाई डी टी कितना आ जाएगा, क्या यहाँ से dv बाई डी टी आ जाएगा सिंपली, हाँ बेटे, के इंटू आर, क्योंकि t का तो क्या हो जाएगा 1। जब आप इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या m v की वैल्यू कितनी है सर, के आर टी इंटू बेटे के आर लिख देंगे। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पर व्हाट आई विल गेट सर, आई विल गेट दैट m, हाँ जी, के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। ओके, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। और आज एक नई बात और पता लगी क्या, कि सेंट्रीपिटल फोर्स की पावर हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है। तो देखो, जितना समय उपलब्ध था उतने समय में मैंने कोशिश की है प्यारे बच्चों इस चैप्टर को कंप्लीट कराने की। और ये चैप्टर कंप्लीशन के साथ साथ गैस वर्क भी है। अगर गैस वर्क का मतलब होता है कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से इन वाले क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और सारे के सारे सवाल प्यारे बच्चों यूनिक हैं। तो आशा करता हूं आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब बच्चों तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।